स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर 3 पार्ट 5 हिंदी मीडियम अर्थशास्त्र और चैप्टर का नाम है उपभोक्ता संतुलन, जिसमें हम आज देखने वाले हैं उदासीनता वक्र। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उदासीनता वक्र से पहले एक बार हल की नज़र जो हमने लास्ट क्लास में देखे थी, क्योंकि पूरा अभी उस पर निर्भर करेगा, है ना। हमने बजट समझ लिया है। बजट क्या होता है? उपभोक्ता की अधिकतम सीमा, है ना। हमने बजट रेखा भी देख ली थी, और बजट रेखा का मतलब होता है कि उस रेखा पर जो भी बिंदु आ रहा है उतना वो पूरा पैसा उसमें खर्च हो जाएगा। उपभोक्ता की प्राथमिकता देखी थी हमने, मतलब एक व्यक्ति ज्यादा संख्या जहां होगी उसको पसंद करेगा, राइट। चलिए, तो अब हम आ गए उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व। ठीक, अब ये जो ऊपर से लिखा हुआ है ना कि उदासीनता वक्र का प्रतिपादन किसने करा था, है ना, तो ये तो भैया आईएमपी हो गया, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ एमपी बोर्ड इन पर ज्यादा ध्यान देता है ना, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, कौन थे, किसने दिया, क्या कहा, ठीक है। अब आते हैं हम सीधी सीधी बात उदासीनता वक्र पर। ठीक, तो हम मान लो कि हमें घर से दो वस्तुएं लेने के लिए भेजा है। आप ये पास में जो तालिका बनी हुई है ना, इस पर ध्यान देना, संयोग और वस्तु एक्स और वस्तु वाई, इस पर ध्यान देना। हमें घर से दो चीजें जैसे मान लीजिए आपको फ्रूट्स लेने के लिए भेजा है घर से, है ना, और फ्रूट्स में उन्होंने ये बोला है भैया कम से कम दो फ्रूट तो लेके आना, मतलब दो अलग अलग चीजें लेके आना, एक ही चीज मत लाना पूरी, राइट। अब आप मार्केट में गए, ठीक है, मार्केट में गए, आपके पास आपको दो चीजें लेनी है, एक्स भी लेना है, वाई भी लेना है ना, दो चीजें कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे कि एप्पल और ऑरेंज, राइट, सेब और संतरे, राइट। आपको दोनों चीजें लेनी है, राइट। तो एक संयोग है, एक कॉम्बिनेशन ये है कि आप एक एप्पल ले लो और 8 संतरे ले लो, है ना। एक्स को हम एप्पल बोलेंगे और वाई को हम संतरे बोलेंगे, राइट, ऑरेंज। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्या करो, 2 एप्पल ले लो और 4 संतरे ले लो। ठीक, मतलब ये जो दूसरा ऑप्शन है ये आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन तो क्या था कि एक एप्पल और ऑरेंजेस कितने, 8। ठीक, फिर दुकानदार ने आपसे पूछा कि इसके अलावा आप और क्या जोड़ा ले सकते हो ना, संयोग, संयोग मतलब जोड़ा, है ना। तो हमने बोला कि एक काम करो, 2 एप्पल कर दो, राइट, और संतरे कितने कर दो, 4। आप यहां पर एक चीज समझना, जो संयोग बी है और जो संयोग ए है, उन दोनों में आप संतुष्टि बराबर रखोगे, राइट। दुकानदार ने बोला यार ये तो नहीं है मेरे पास, और बताओ इसके अलावा और क्या ले सकते हो आप। तो हमने बोला चलो एक काम करो, एप्पल 3 कर दो और संतरे 2 कर दो। मतलब हम बी पर भी, सी पर भी उतने ही संतुष्ट है जितने बी और ए पर थे। फिर दुकानदार ने बोला यार मेरे पास संतरा तो केवल एक है ना, तो क्या करूं। तो हमने उसको डी ऑप्शन दिया कि अच्छा चलो एक काम करो, 4 एप्पल कर दो और एक संतरा कर दो। बात समझ में आ रही, कहां से कहां ऑप्शन आ रहे हैं। हम गए, हमने बोला दुकानदार को कि भैया एक एप्पल और 8 संतरे दे दो। दुकानदार ने बोला भैया संतरे 8 नहीं है। तो हमने बोला चलो ठीक है, काम करो, 2 एप्पल 4 संतरे कर दो। इसमें भी हम उतने ही संतुष्ट थे जितने की ए वाले में, राइट। फिर दुकानदार ने बोला भैया 4 संतरे नहीं है यार। तो हमने बोला चल एक काम करो, 3 एप्पल दे दो और 2 संतरे दे दो। फिर बोलता है भैया मेरे पास तो एक ही संतरा है। तो हमने कहा चल ठीक है, 4 एप्पल कर दे, 4 एप्पल कर दे और एक संतरा दे दे। बात समझो क्या हो रहा है यहाँ पर हमने जो ऑप्शन उसको दिए, हम किसी भी ऑप्शन में नाराज नहीं थे, ये सभी में हम उतने ही संतुष्ट थे। इनमें कोई सा भी ऑप्शन, ये जो 4 संयोग दिए ना हमने, इनमें कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे, ठीक है। और आप देखो क्या हो रहा है,
जैसे जैसे आप x मतलब एप्पल को बढ़ाते जा रहे हो, x को बढ़ाते जा रहे हो, y क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों की संतुष्टि का लेवल क्या करना है, बना के रखना है। पहले तो हमने एक एप्पल मांगा था, 8 संतरे मांगे थे, हाँ या ना? तो उसकी जो खुशी है, तो देखो देखो बात को समझना, जैसे हम एप्पल का एक और बढ़ाएंगे और मान लो इधर 8 ही रख ले, 8 संतरे इधर भी रखें और इधर एप्पल भी बढ़ा दे, तो पहले वाले संयोग से ज्यादा खुशी हो जाएगी ना? क्यों ज्यादा खुशी हो जाएगी बेटा? क्योंकि अब ज्यादा संख्या में हमें मिलेगा, या हमें 2 एप्पल मिल गए तो हमें ज्यादा संतुष्टि हो रही है। समझ में आ रही बात? तो हमको संतुष्टि का लेवल बना के रखने के लिए दूसरे में हम क्या करते जा रहे हैं, कमी करते जा रहे हैं कि ठीक है, एक एप्पल की खुशी के बजाय हमको 2 एप्पल की खुशी मिल रही है, तो उधर संतरे को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। फिर जैसे तीसरे एप्पल पे आए तो और खुशी हुई, तो हमको खुशी का लेवल मेंटेन करना है, तो हम संतरे को कम कर देंगे। तो अब हम वहीं पर आ गए। सिंपल सी बात है, इन सारे संयोगों में एक उपभोक्ता, जो कि हम मार्केट में गए थे, इन सारे संयोगों में हमारा जो उनसे सेटिस्फेक्शन मिलना है, चारों से संतुष्टि मिलना है, वो कैसी है, समान है, कोई अंतर नहीं। समझ में आ रही बात? कोई अंतर नहीं है, सभी में हमें समान लेवल की संतुष्टि मिल रही है। यदि इसी चीज का हम ग्राफ बना दें, क्या बना दें, ग्राफ में प्रदर्शित कर दें, ये देखिए नीचे है ना, इसी चीज को हम यदि ग्राफ में प्रदर्शित कर दें बेटा, तो ये जो वक्र प्राप्त होगा, ये ए बी सी डी, जो वक्र प्राप्त होगा, ये वक्र होगा उदासीन वक्र। कैसे सर? क्योंकि ये जो सारणी में ये जो सारे संयोग हैं, ये उदास हैं। उदास समझते हो ना, कोई मतलब नहीं है ना, ये उदासीन है आपस में, मतलब इनमें हमें कोई विशेष खुशी नहीं है किसी एक में, सभी हमको बराबर क्या दे रहे हैं, संतुष्टि दे रहे हैं। इसको इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है, इनडिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर, ये तो इतना तो जानते होंगे, डिफरेंस मतलब अंतर, और इन लग गया तो डिफरेंस का उल्टा, अंतर नहीं, अंतर नहीं, तो ये वक्र कौन सा हो गया, अंतर नहीं वक्र। मतलब कि इन सभी संयोगों पर कोई भी संतुष्टि में कोई अंतर नहीं है, मतलब कि इन सभी संयोगों पर उपभोक्ता को समान रूप से संतुष्टि प्राप्त हो रही, किसी पे न कम न ज्यादा। तो जब हम इसको ग्राफ में बदल देंगे और ये जो वक्र प्राप्त होगा, तो ये वक्र क्या कहलाएगा, उदासीन वक्र। मतलब किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब एक ही जैसे हैं। इस वक्र पे जो भी पॉइंट मिलेगा, ए बी सी डी, ये सारे पॉइंट हमारे लिए क्या है बेटा, उदासीन है। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, उदासीन वक्र। आ जाओ इसके अर्थ पर ध्यान देते हैं। उदासीन वक्र का अर्थ, उदासीन वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिनमें उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है। यही ना, क्या बता रहा है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग ए बी सी डी ऑप्शन है ना, विभिन्न संयोगों को बता रहा है जिसमें उपभोक्ता क्या है, एक समान संतुष्ट है, कहीं विशेष नहीं है, कहीं ज्यादा या कहीं कम नहीं है, सब पर समान संतुष्टि प्राप्त करता है। अतः उपभोक्ता इनमें से किसी एक संयोग का चुनाव करते समय उदासीन हो जाता है। वो बोलता है यार कोई सा भी दे दे यार, मान लो 4 ऐसे पैकेट बना के रख दिए है ना, एक एप्पल 8 संतरे, 2 एप्पल 4 संतरे, ऐसे करके पैकेट बना दिए, और ग्राहक आपसे पूछ रहा है, दुकानदार आपसे पूछ रहा है भैया कौन सा दे दूं, तो आपने बोला कोई सा भी दे दे यार, सब में संतुष्टि एक जैसी है। समझ में आ रही बात? संयोगों के इस वक्र को उदासीनता वक्र, या देखो हिंदी वाला शब्द ध्यान रखना, क्या लिखा है, तटस्थता, है ना, ये कई बार पूछेगा हिंदी में, वो प्रश्न ही इसे बना देगा, तटस्थता वक्र समझाइए। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई ये क्या होता है। और सबसे बढ़िया तो बेटा इंग्लिश, इनडिफरेंस का, है ना, इंग्लिश में भी ध्यान रखो, क्योंकि हिंदी में तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द उपयोग कर लेता है वो। उदासीन वक्र की प्रमुख विशेषताएं, चलो वो तो देख लेंगे। बेटा समझ में आई बात ये आपको, ये वक्र क्या है, उदासीन। क्यों? क्योंकि ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, दो वस्तु एक्स और वाई,
कि वो विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित कर रहा है जिसमें एक उपभोक्ता क्या है, उदासीन है या समान संतुष्टि है, राइट। चलिए अब इसकी विशेषता, तो भैया इसकी विशेषताएं सॉरी इसके परिभाषाएं, तो परिभाषा आप कोई सी भी ले सकते हो, है ना। जैसे ये स्मिथ हमने दी थी, यह दो वस्तुओं की मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाले बिंदु का मार्ग है, बिंदु का मार्ग है जिनके बीच व्यक्ति क्या है, उदासीन रहता है, अतः इसे उदासीन वक्र कहते हैं। ठीक है, और भी एक और है, ये भी आप डेफिनेशन पढ़ के देख लेना। ठीक, यहाँ पर क्या आ गया, ये हो गई तालिका। ठीक, इसको समझाया गया है, प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही पूछा जाता है, उदासीन वक्र को समझाइए। तो हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा लिखना है, उदासीन वक्र की परिभाषा लिखनी है, अर्थ परिभाषा लिखनी है, और ये एक संयोग बनाकर बता देना। ठीक है, याद रखना मैंने शुरू में कहा था कि हमें घर से बोला है कि कम से कम 2 फ्रूट्स लेके आना है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं x 0 ले लूं या y 0 ले लूं, मेरे को दोनों की एक एक क्वांटिटी तो लेके जाना है। इसी वजह से इसका जो वक्र है, ये जो ग्राफ बनेगा वक्र, वो इस प्रकार बनेगा बेटा कि कभी भी ये जो a से लेकर d तक का पॉइंट दिख रहा है ना, a और b, a से d, ये कभी भी y पर टच नहीं होगा और कभी x पर टच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि जैसे मान लो ये y पर टच हो रहा है तो x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमको कम से कम 2 चीजें लेके जानी है। समझ में आ रही बात? और यदि x पर टच हो गया तो क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। तो वक्र बनाना बहुत आसान है। आपको ऐसा लगेगा यार सर ये कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, देखो वक्र बनाने का सिंपल सा तरीका ये है, y और x लिया और पहले जैसा हमको वक्र चाहिए वैसा वक्र बना दिया। सिस्टमेटिक नहीं बनाना है हमको, कोई ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना है ना। तो ग्राफ पेपर होता है तो अपन उसमें नाप नाप के बनाते हैं, यहाँ तो हमको सिर्फ बताना है कि भैया देखो ऐसा बनता है। ठीक, तो क्या करोगे, ऐसे करके 2 एक्सिस ले लोगे और एक कर्व को फट से ऐसा बना देना और फिर उसके पॉइंट मिला देना अपने हिसाब से कि ये 8 हो गया, ये 1 हो गया। ध्यान क्या रखना है, एक्स पे मत टच करना और वाई पे मत टच करना, बस इतना ध्यान रखना। बाकी तो ऐसा भी और घुमा दे वो भी चल जाएगा, बस वाई पे मत टच करना बेटा, एक्स पे मत टच करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, बहुत इजी है इसको बनाना। फिर इसको क्या थोड़ा सा समझा देना कि देखो ये चारों पॉइंट पर क्या हो रहा है, वो उदासीन है। ठीक है, उदासीनता सेट, यह वस्तुओं के संयोग के एक सेट को संदर्भित करता है जो एक उपभोक्ता को एक ही संतुष्टि प्रदान करता है। यह भी दर्शाता है कि एक उपभोक्ता अपने उदासीन सेट में किसी भी संख्या में संयोजनों के प्रति उदासीन है। इन सभी को हम क्या कहेंगे, उदासीन सेट कहेंगे। ए बी सी डी ये क्या कहलाएंगे, उदासीन सेट। ठीक है, उदासीन मानचित्र अगले पेज पर, उदासीन मानचित्र। तो उदासीन मानचित्र में क्या है, यदि एक ही ग्राफ पर एक से ज्यादा उदासीन वक्र बना देंगे तो हो जाएगा उदासीन मानचित्र। एक से ज्यादा, ठीक। सर एक से ज्यादा कैसे आ सकते हैं, देखो उसने क्या करा, हमने ऐसे 4 ऑप्शन लिए जिसमें वो क्या है, उदासीन है। फिर हमने उसको संख्या बढ़ाने का कहा, हमने कहा एक काम करो संख्या और बढ़ाओ, मतलब कि एप्पल को आप अब ज्यादा लेना है ना, एप्पल को 2 लेना है और संतरे 18 लेना है, सॉरी 8 के कितने डबल हो गए, 16 लेना है। तो ये एक नया वक्र हो जाएगा। फिर उसको हम क्या करते जाएंगे, कम ज्यादा करते जाएंगे, तो उसके अलग पॉइंट मिल जाएंगे जो जिसमें हम क्या होंगे, उदासीन होंगे, है ना। देखो क्या होता है, मान लो आप किराना की दुकान पे गए, है ना, आपको कुछ लेना था, जैसे मान लो 1 किलो शक्कर लेनी थी, ठीक। तो उसने ऐसे पैकेट बना के रख दिए,
और आपको बोला कोई सा भी उठा लो, और आपने भी कोई सा भी उठा लिया। क्यों? क्योंकि सभी आपके लिए क्या है, एक समान है। पर 1 किलो का पैकेट अलग होगा और 2 किलो का पैकेट अलग होगा। 2 किलो के जो पैकेट रखे हैं उसमें आपको ज्यादा संतुष्टि होगी, हाँ या ना? तो ऐसे ही इन्होंने क्या कर दिया, वक्र जो है पहले वाले में कम संख्या है, IC1 दिख रहा है आपको, IC1 है ना, IC1 में कम संख्या है, IC2 में ज्यादा संख्या है, और IC3 में और ज्यादा संख्या है। ठीक, देखो यहाँ पर लिखा भी है IC3 बड़ा है IC2 से, और IC2 बड़ा है IC1 से। IC मतलब सर इनडिफरेंस कर्व, IC मतलब इनडिफरेंस कर्व। ठीक, अब मेरे को बताओ, आप खुद ही जानते हैं कि ये जैसे IC3 पर कोई सा भी पॉइंट आप मिला लो, है ना, यहां से यहां IC3 पर कोई सा भी आप पॉइंट मिला लो, ठीक, उस IC3 पर कोई सा भी पॉइंट पर आप देखोगे और IC2 का कोई सा भी पॉइंट देखोगे, तो IC3 में ज्यादा संख्या है, हाँ या ना? तो IC3 में ज्यादा संख्या होने की वजह से हमें ज्यादा संतुष्टि किसमें मिलेगी, IC3 में। ये तो हम देख चुके थे ना कल लास्ट क्लास में, प्राथमिकता में मोनोटोनिक प्रेफरेंस, याद है, हम ज्यादा संख्या की तरफ जाएंगे, हाँ या ना? तो IC3 हमें ज्यादा संतुष्टि देगा IC2 के मुकाबले, और IC2 ज्यादा संतुष्टि देगा IC1 के मुकाबले। क्लियर है बेटे? ठीक, अब इसमें आते हैं उदासीन वक्रों की। ये वक्रों की विशेषता नहीं आएगा, ये वक्र की विशेषता आएगा, है ना। उदासीन वक्र की विशेषता, उदासीन वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ, देखा ना हमने, है ना, बाएं मतलब उल्टे हाथ से राइट हैंड तरफ क्या हो रहा है, नीचे के तरफ ढलान है, गिरता हुआ। MCQ बनेगा बेटा, विशेषता के हर एक पॉइंट, ये जितनी भी विशेषता लिखी हुई है ना, MCQ बनेगा। क्या पूछ लेगा वो, उदासीन वक्र होता है, ऑप्शन दाएं से बाएं गिरता हुआ, बाएं से दाएं गिरता हुआ, दाएं से बाएं बढ़ता हुआ। समझ में आ रही बात? तो आपको ध्यान रखना है कि भाई दाएं बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अर्थात उदासीन वक्र का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक हो रहा है सर? क्योंकि एक बढ़ते जा रहा है तो दूसरा कम होते जा रहा है, तो इनके बीच में संबंध कैसा है, ऋणात्मक है। ठीक, MCQ है बेटा, एक एक लाइन MCQ है इसकी, ठीक है। उदासीन वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ये क्या है, अवतल उत्तल होता था ना, ये वो है ना। अवतल कैसा होगा, उल्टा, ऐसा, जो कि हमने PPC में देखा था, उत्पादन संभावना वक्र, है ना। अच्छा चलो, उत्पादन संभावना वक्र इस साल हमारे उसमें नहीं है ना, ध्यान रखना, हमने पढ़ तो लिया है, हमारे पिछले रिकॉर्डिंग्स में है वो, पर वो इस साल हट चुका है 2021 के एग्जाम के लिए, ठीक है, सिर्फ 21 के एग्जाम के लिए हटा है ना, इसके बाद के नहीं। तो ये क्या हो गया, इसका इस तरह का ऐसे आकार रहता है, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या हो रही है, घटती हुई है। सर क्या हो गया, सीमांत, अरे फिर से वही सीमांत, देखो फिर से इसको देखो, उस सारणी में देखो जो हमने अभी वक्र पढ़ा था ना, उसके ऊपर देखो ये लिखा है वस्तु X और वस्तु Y। क्या हो रहा है, B, जैसे ही हम एक और X बढ़ाते हैं तो B में कितना परिवर्तन आया, 4 का, है ना। यही तो क्या होगा, सीमांत। सीमांत का मतलब था ना, एक और से दूसरे में क्या, फिर B से जैसे ही C पर आ रहे हैं, मतलब 2 से 3 पर आ रहे हैं, तो ये कितना हो रहा है, 4 से 2। तो आप ये देखोगे जो MRS लिखा हुआ है, ये MRS वही है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस कर देना। जैसे ही हम एक और एप्पल बढ़ाते हैं तो क्या होता है, संतरे को हम कम कर देते हैं, तो क्या हो रहा है कि संतरे की जगह कौन ले रहा है, एप्पल ले रहा है। संतरे की जगह कौन ले रहा है, एप्पल ले रहा है, राइट। तो यही क्या कहलाएगी, प्रतिस्थापन। एप्पल प्रतिस्थापित कर रहा है किसको, संतरे को। और ये जो दर है, ये कैसी दर है, घटती हुई दर है।
यदि बढ़ती हुई दर होती तो वो याद है उत्पादन अवतल बनता, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, थोड़ा याद नहीं रहता मेरे को, है ना, ऐसा वाला बनता। पर ये क्या है, दर घटती हुई है तो ये ऐसा दबता हुआ बन रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, समझ में आ रही बात? वो हिंदी में को थोड़ा सा अवतल उत्तल में प्रॉब्लम आती है बेटा। तो अब आ जाओ वापस नीचे। क्या हो रहा है, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या हो रही है, घटती हुई है ना। ऊंचे स्थान पर स्थित उदासीन वक्र नीचे स्थित उदासीन वक्र की तुलना में ऊंचे संतुष्टि स्तर को बताता है। उच्च, यह आएगा उच्च, यहाँ आएगा उच्च संतुष्टि के स्तर को बताता है। हम पढ़ चुके हैं ना अभी कि ऊपर वाला होगा जिसमें ज्यादा संतुष्टि होगी, नीचे जो होगा उसमें कम संतुष्टि होगी। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा संख्या है, इसमें कम संख्या है। क्लियर? एक ही उपभोक्ता के दो उदासीन वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। एक ही उपभोक्ता के दो उदासीन वक्र, ये नीचे ग्राफ में बताया हुआ है कि ये जैसे एक IC1 और IC2 क्या हो रहा है, आपस में टकरा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो रीजन हमारे MP बोर्ड में नहीं है, पर फिर भी CBSE में क्योंकि मैं पढ़ाता हूं इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं, अरे यार उसके लिए मेरे को कुछ अलग से एक स्लाइड बना के रखनी पड़ेगी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो है। बस इतना समझ लो कि देखो IC2 ऊपर है, देखो IC2 ऊपर दिख रहा है ना, और IC1 नीचे है। तो IC2 यदि ऊपर है तो उस पर संतुष्टि ज्यादा होगी और IC1 पे संतुष्टि कम होगी। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि दोनों बराबर हो जाए। ये टकराने का मतलब क्या हो रहा है, ये जो टकरा रहा है पॉइंट है ना जिसको बोल रहे हैं इंटरसेक्ट, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर दोनों की संतुष्टि क्या हो रही है, बराबर, जो कि नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? क्योंकि IC2 में क्या है, संख्या ज्यादा है तो वहीं पर ज्यादा संतुष्टि होगी, IC1 में थोड़ी ना होगी। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों एक जगह टकरा जाए और मतलब कि दोनों कहीं ना कहीं बराबर हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, उदासीनता वक्र कभी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कम से कम एक वस्तु की एक क्वांटिटी संख्या तो लेने ही पड़ेगी, है ना। उदासीन वक्रों का समानांतर होना आवश्यक नहीं है। मतलब ये जैसे अभी हमने चित्र देखा ना, मानचित्र, उदासीन मानचित्र, ये देखो ये सब तुमको समानांतर दिख रहे हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया है ना। समानांतर नहीं होंगे, जरूरी नहीं है, राइट, और टकराएंगे भी नहीं, ये बात भी कंफर्म है। समानांतर का मतलब समझते हो? समानांतर का मतलब होता है ट्रेन की पटरियां आपस में दोनों क्या होती है, एक फिक्स दूरी पे चलती है, उसको क्या बोलेंगे, समानांतर। तो ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों वक्र क्या हो, एकदम समानांतर चले, भाई कम ज्यादा कहीं ना कहीं दूरी में हो सकता है, पर टकराएंगे नहीं, ये याद रख लेना। क्लियर? आवश्यक नहीं। ठीक, ये यहां पर क्या कंप्लीट हो गया बेटा, उदासीन वक्र कंप्लीट हो गया। उदासीन, अब उसके बाद में हो गया सीमांत प्रतिस्थापन की दर। हम पढ़ चुके हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अभी तो पढ़ी है ना। एप्पल किसको, संतरे को प्रतिस्थापित कर रहा है, राइट, और वो दर जो भी होगी वो दर होगी जिस हिसाब से उसको प्रतिस्थापित कर रहा है। ठीक, उदासीन वक्र विश्लेषण में सीमांत प्रतिस्थापन की दर का महत्वपूर्ण स्थान है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की विभिन्न दरों को बताती है। दो वस्तुओं एक दूसरे को किस तरीके से प्रतिस्थापित करती है। ठीक, दूसरे शब्दों में एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा प्रतिस्थापित की जाए जिससे कि उपभोक्ता को पहले जैसी संतुष्टि मिलती रहे। मतलब हमने अभी बोला था ना कि उदासीन वक्र में वो जो हमने जितने भी हमने संयोग देखे थे, उन सभी संयोगों पर हम समान संतुष्टि चाहते हैं, है ना। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा
प्रतिस्थापित की जाए जिससे कि उपभोक्ता को पहले जैसी संतुष्टि मिलती रहे। इसी प्रतिस्थापन की दर को सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। आईएमपी टॉपिक है, आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, ऐसा नहीं है, इसमें छोड़ना नहीं है ना, और इसको समझना भी जरूरी है। इस प्रकार y वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, एक अतिरिक्त इकाई का मतलब क्या हो गया, सीमांत, है ना, हमने बोला था ना एक और मतलब सीमांत। तो सीमांत इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागने को तैयार रहता है। x की एक और इकाई बढ़ने के लिए y की जितना वो त्याग करने के लिए तैयार है, उसी y की जितनी संख्या है उसी को हम प्रतिस्थापन की, सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहेंगे। समझ में आ रही बात? जैसे पहले 4 1 था, फिर 2, क्या देखें जरा वापस तालिका में, 4 1 2 1 और 1 1, ये जो है ये क्या हो गया, सीमांत ये रहा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में, ठीक है। जिसे वह उसी उदासीनता वक्र पर बना रहे, और वो ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि उसका जो वक्र है वो वही का वही रहे, वो बदले ना, है ना, समान संतुष्टि मिलते रहे हर संयोग पर। तकनीकी दृष्टि से x के लिए y के रूप में सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहलाता है। देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, x के लिए y के रूप में सीमांत प्रतिस्थापन की दर। जब हम x के लिए प्रतिस्थापन की दर ढूंढेंगे, किसमें, y का जो त्याग होगा तो y ऊपर होगा, x नीचे होगा, जिसके लिए ढूंढ रहे वो नीचे, और जो प्रतिस्थापित हो रहा है वो ऊपर। क्यों बोल रहा हूं, वैसे तो सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें नहीं पूछे जाते, पर फिर भी किस तरह के पूछे जा रहे हैं मैं बताता हूँ। वो आपको संतरा और क्या लिख के दे देंगे, एप्पल, और वो बोलेंगे कि एप्पल के लिए बताओ सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होगी y की। तो समझना पड़ेगा कि कौन बदल रहा है ना। तो जिसके लिए देखना है वो नीचे, जिसके लिए जो प्रतिस्थापित होगा, जो कम होगा वो ऊपर, ठीक। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x एंड y, दो x का y पर देख रहे हैं, है ना, क्या होगा, चेंज इन y, ये जो पिरामिड जैसा चिन्ह बना हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज, इंग्लिश में बोलते हैं चेंज इन, परिवर्तन, y में परिवर्तन भागित x में परिवर्तन। y में हम 4 गए, 4 परिवर्तन हुआ 4 पॉइंट का, तो क्या बनेगा, 4 लिखेंगे, और x में कितना परिवर्तन करा हमने, 1 का, तो नीचे 1 लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4:1, ठीक है बेटा। y के रूप में सीमांत प्रतिस्थापन की दर, ठीक है, यहां पर इसको समझाया हुआ है, इसका मतलब क्या क्या है, ठीक है। चलिए, तो उदासीन वक्र के ऋणात्मक ढाल, इसके आगे क्या है, माइनस लगा सकते हो आप, है ना, पर जरूरी नहीं है, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऋणात्मक ही होता है, ठीक है। बस इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बच रहा है, जो है उदासीन वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता संतुलन। एक्चुअल में ये मेन टॉपिक है, इसी को समझने के लिए हमने अभी तक समझा क्या क्या, हमने समझा बजट रेखा, हमने समझा उसके बाद में उदासीन वक्र, राइट। इन दोनों के जरिए हम क्या करेंगे, उपभोक्ता का संतुलन ढूंढेंगे। समझ में आ रही बात? तो उपभोक्ता का संतुलन का मतलब क्या है भाई, उपभोक्ता के संतुलन का मतलब है अधिकतम संतुष्टि। याद करो, हम पढ़ चुके हैं ना उपभोक्ता संतुलन, मार्जिनल उसमें पढ़ा था हमने, है ना, मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू पढ़ा था। अब हम किसके जरिए पढ़ने जा रहे हैं, उदासीन वक्र के जरिए उपभोक्ता का संतुलन देखने जा रहे हैं। तो क्या है उपभोक्ता का संतुलन का मतलब, अधिकतम संतुष्टि। जब उपभोक्ता बाजार में ऐसे चीजें खरीदेगा, दो, है ना,
याद रखना यहाँ पर दो वस्तुओं के बीच में ही होगा, दो वस्तुओं का संयोग ही होगा, है ना, यहाँ एक वस्तु के लिए हो ही नहीं सकता। ठीक, तो जब वो मार्केट में जाता है और कोई दो चीज खरीदना चाहता है तो वो कौन सी चीज और कितनी मात्रा में खरीदेगा, उनके संयोग कैसे होंगे, एप्पल कितने लेगा, संतरे कितने लेगा बेटा, है ना, और वो ऐसी कंडीशन में लेगा कि उस संयोग में उसको क्या होगा, अधिकतम संतुष्टि होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना समझना जरूरी है, जो नीचे ग्राफ है ना, इस पे आ जाओ। दिख रहा है ग्राफ? ये एक लाइन दिख रही होगी आपको, सीधी लाइन, है ना, ये सीधी लाइन, ये तीन कर्व दिख रहे हैं, IC1, IC2, IC3, और ये सीधी लाइन जो दिख रही है नीचे की तरफ एकदम, है ना, जहां पर IC2 क्या हो रहा है, टकरा रहा है, ई पॉइंट दिख रहा है यहां पर। तो ये है बजट रेखा। बजट रेखा का मतलब व्यक्ति की वो लिमिट जिसके अंदर वो क्या कर सकता है, वो विभिन्न संयोगों को खरीद सकता है ना, बजट रेखा मालूम है ना, बजट रेखा अधिकतम सीमा। ठीक, और आईसी कर्व ये क्या बता रहे हैं, ये अलग अलग संयोगों की अलग अलग संतुष्टि बता रहे हैं कि भाई IC1 पर संतुष्टि कम होगी, ये हम देख चुके हैं, IC2 पे ज्यादा होगी और IC3 पर होगी। तो सर सिंपल सी बात है ना, उपभोक्ता संतुलन का मतलब होता है अधिकतम संतुष्टि, तो हम IC3 ले लेते हैं, सबसे बेस्ट, IC3 में अधिकतम संतुष्टि होगी। नहीं बेटा, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसकी बजट रेखा देख कहां है, IC3 का कोई सा भी पॉइंट ले ले बेटा, वहां पर जो उसका रेट होगा ना भाई, एप्पल का रेट और संतरे का रेट और जितनी भी संख्या दी हुई है उनका जब गुणा भाग करेगा तो जो बजट आएगा वो ज्यादा आएगा। जैसे मान लो 500 रुपए का हमारा बजट है, तो ये जो रेखा है ना, ये सीधी रेखा, ये हमारे 500 रुपए के बजट को दिखा रही है, और IC3 का कोई सा भी पॉइंट 500 से ज्यादा का है, तो क्या आप खरीद पाओगे? भाई संतुष्टि तो आपको ज्यादा मिलेगी, ये बात तो सच है, पर भाई जेब में पैसा भी तो होना उतना, हाँ है ना, तो अब IC3 पे जाओगे क्या? नहीं। ठीक, अब देखो IC2 मिला, IC2 टकरा रहा है बेटा, IC2 का बजट लाइन से टकराने का मतलब है कि जहां पर ये टकरा रहा है ना, वहां पर उतनी संख्या यदि लेगा, बात को समझना, उतनी संख्या लेगा जहां पर ये टकरा रहा है ना, तो वहां पर क्या होगा, अधिकतम संतुष्टि होगी, और वहां पर 500 रुपए में मतलब पूरे 500 रुपए खर्च हो जाएंगे। ठीक है, मान लो यहां पर ई पर 4 संतरे और 2 एप्पल आ रहे हैं मान लो, तो ये जो ई वाला पॉइंट होगा, यहां पर उसके 500 रुपए पूरे खर्च हो रहे हैं और यहां पर वो अधिकतम संतुष्टि पे होगा। सर IC1 भी तो टकरा रहा है, देखो जी वाले पॉइंट पे टकरा रहा है, एफ वाले टाइम पे टकरा रहा है, तो फिर हम IC1 पे जो जी है या एफ है उसको क्यों नहीं ले रहे, IC2 पर जो है ई उसको क्यों ले रहे? सिंपल सी बात है बेटा, IC1 से ज्यादा संतुष्टि किस पे होगी, IC2 पर, बात समझ में आ रही है? तो IC2 यदि हमारी बजट रेखा में है तो हम IC2 वाला संयोग लेंगे, IC1 वाला नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि IC2 पर ज्यादा संख्या होगी और ज्यादा संतुष्टि होगी। बात समझ में आ रही है ना? IC3 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बजट से बाहर है। अब बजट के अंदर दो चीजें, IC1 भी है और IC2 भी है, पर हम IC2 पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा संतुष्टि होगी, क्योंकि उसमें ज्यादा संख्या है। क्लियर? तो यहां पर अब हम इसको कैसे समझा सकते हैं कि भाई उदासीन वक्र के जरिए उपभोक्ता का संतुलन हम कैसे बता सकते हैं? हम बोलेंगे साहब, जहां पर उदासीन वक्र और बजट रेखा स्पर्श करती है, वो जो संयोग होगा वो क्या होगा, अधिकतम संतुष्टि का होगा। मतलब उपभोक्ता वहां पर क्या होगा, संतुलन की
स्थिति में होगा। संतुलन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इसलिए यहां पर जो ये पॉइंट ई लिखा है इक्विलिब्रियम का। भाई कहां होगा भाई उपभोक्ता संतुलन? कहां होगा? जहां पर उदासीन वक्र और बजट रेखा क्या हो? स्पर्श करती हो। और उदासीन वक्र कौन सा होगा? उच्च वाला, निम्न वाला नहीं, उच्च वाला। ठीक, यही चीज को हम अब पढ़ने वाले हैं। चलिए, उदासीन वक्र विश्लेषण के संदर्भ में उपभोक्ता अपनी इष्टतम पसंद को प्राप्त करता है। इष्टतम मतलब सबसे ज्यादा संतुष्ट होना, अधिकतम संतुष्टि। जब वह जो खरीदना चाहता है और जो खरीद सकता है उनके बीच एक संतुलन बनाता है। अब भाई IC3 खरीदना चाहता है पर खरीद सकता है क्या? नहीं। तो उसको संतुलन बनाना पड़ेगा कि जो खरीद सकता है और जो खरीदना चाहता है में जहां संतुलन बैठेगा। उदासीन वक्र विश्लेषण के अनुसार एक उपभोक्ता एक बिंदु पर संतुलन में है, जहां, कहां पर संतुलन में? जहां उदासीनता वक्र का ढलान, ढलान मतलब गिरता हुआ है ना, ढलान कीमत रेखा के ढलान के बराबर है। ठीक है, अर्थात जहां उदासीन वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करती है। एमसीक्यू बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? कि कब वो संतुलन में होगा, तो हम ऑप्शन लिखे होंगे या सही गलत लिखा होगा, है ना, ये ध्यान रखना। उदासीन वक्र, अब इसी को हम कैसे लिखेंगे कि उदासीन वक्र की ढलान बराबर बजट लाइन की ढलान। ठीक, उपरोक्त स्थिति को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY इज इक्वल टू, मतलब ये IC वक्र को हम कैसे बोलेंगे? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY। हमने पढ़ा था ना बेटा, जो IC वक्र कैसा बनेगा, उसका ढलान कैसा होगा, ये किस पर निर्भर करेगा? सीमांत प्रतिस्थापन की दर पर निर्भर करेगा। यदि वो कैसा है? घटता हुआ है, तो वो उत्तल क्या बोलेंगे, नहीं अनुत्तल क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना, गिरता हुआ, जैसा कि हमने देखा। यदि वो बढ़ता हुआ होगा ना, तो उल्टा बनेगा वो। तो IC वक्र कैसा होना चाहिए? ऐसा गिरता हुआ इधर की तरफ होना चाहिए, है ना। ठीक, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? वो किससे डिसाइड होगा? सीमांत प्रतिस्थापन की दर से डिसाइड होगा। तो वो यही बोल रहा है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर इज इक्वल टू क्या हो जाए? बजट लाइन, बजट लाइन का ढलान। तो बजट लाइन का ढलान किस पर निर्भर करेगा? प्रोडक्ट मतलब एप्पल की प्राइस डिवाइडेड बाय संतरे की प्राइस। PX मतलब क्या हो गया? प्राइस ऑफ X। PY हो गया मतलब प्राइस ऑफ Y। ठीक, इसको भाग दोगे तो ये क्या निकल आएगा? आपका बजट लाइन का ढलान दिखेगा कि कैसा है। ठीक, ये दोनों जहां पर बराबर होंगे वहां क्या होगी? संतुलन की स्थिति होगी। ये नीचे समझा रखा है इन्हीं बातों को। ठीक, अब यहां पर प्रतिस्थापन की दर जहां लिखा है उसके नीचे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY और PX डिवाइडेड बाय PY के बीच संतुलन के बिंदु पर उदासीन वक्र को मूल के उत्तल, हाँ ये कैसा बनता है? उत्तल, है ना, उत्तल होना चाहिए। उत्तल होना चाहिए मतलब ये ऐसा होना चाहिए, है ना, कर्व। ये क्या है? शर्त है किसकी? उदासीन वक्र, उदासीन सॉरी उपभोक्ता संतुलन की शर्त है। किसमें? उदासीन वक्र और बजट रेखा के जरिए यदि आप संतुलन देखना चाह रहे हो तो पहली शर्त क्या है कि जो ये वक्र होना चाहिए कैसा होना चाहिए? उत्तल होना चाहिए। और ये उत्तल कब होगा? जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसी हो? गिरती हुई हो। बढ़ती होगी तो अवतल बनेगा, गिरती हुई है तो उत्तल बनेगा। बात समझ में आई? इसका तात्पर्य है कि संतुलन के बिंदु पर सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होनी चाहिए? घटना चाहिए। क्लियर? घटती हुई होना चाहिए। दिए गए रेखा चित्र में, ये जो यहां पर डायग्राम है ना, दिए गए रेखा चित्र में BL कहां है भाई? अच्छा, ये जो बजट लाइन BL थी जो मैं यहां पर लिखना भूल गया,
है ना। ये जो बजट लाइन को आप क्या कहोगे, BL बोलोगे, है ना। ये y पर, y के साइड में इसको B लिख लेना, और G नीचे जो दिख रहा है ना x एक्सिस पे, यहाँ पर इसको लिख लेना L। ये क्या हो गया, बजट लाइन। ठीक। IC1, IC2 और ये तीसरा IC3 लिखो उसको, बराबर उदासीन वक्र का सेट। ये तीनों क्या कहलाएंगे, उदासीन वक्र का सेट, है ना। बिंदु E पर उपभोक्ता संतुलन है। इस बिंदु पर BL IC2 से रेखा स्पर्श है, मतलब टकरा रहा है, स्पर्श कर रहा है। यह दर्शाता है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर XY बराबर होगा किसके, बजट रेखा के। तो बजट रेखा क्या है, वस्तु X की कीमत भागित वस्तु Y की कीमत। उपभोक्ता बिंदु F और G पर संतुलन नहीं होगा, क्योंकि वे निम्न उदासीन वक्र से संबंधित है। और निम्न मतलब नीचे, मतलब वहां पर संख्या होगी कम, और संख्या कम होगी तो वो संतुष्टि भी कम होगी। क्लियर। 5 नंबर में पूछता है ना। ठीक। उदासीन वक्र द्वारा विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता संतुलन बताइए। यहां पर नीचे कुछ मैंने MCQs दे रखे हैं आपकी मदद के लिए। ठीक। ये याद रखना भाई, गोसेन का प्रथम नियम क्या था, गोसेन का द्वितीय नियम क्या था, इसमें लिखे हुए हैं, कई बार पूछे जा चुका है। सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूले, है ना। कीमत रेखा, बजट रेखा, ढलान। ठीक। फिर उपयोगिता की माप की जा सकती है किसके द्वारा, ठीक है, मुद्रा के द्वारा, वस्तु के विनिमय द्वारा। किसी वस्तु के में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या बोलते हैं, बताओ। 7वां पॉइंट, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं, उपयोगिता, है ना। देखो संतुष्टि तो लिखा हुआ है, पर संतुष्टि हमारे समझने के लिए लिखा है, अर्थशास्त्र में उसको उपयोगिता बोलेंगे। ठीक है बेटा। एक वस्तु के सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता। राइट। तो आप इनको करके देखिएगा, और भी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए MCQs लाने की, पर पहले एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए, है ना, उसके बाद।